हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बटवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और इसके पहले के वीडियो में हमने अपनी आगामी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी थी। आज के सेशन में हम सब बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत का इतिहास प्रारंभिकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए प्रीलिम्स की क्लासेस के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत हमने जैसा कि आपको बताया कि भारत का इतिहास से ही रिलेटेड सवाल जो है मुख्य रूप से प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और उसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीन जो है वो क्या है कि डिविजन्स होते हैं, तीन कैटेगराइजेशन होता है। हालांकि जैसा कि हमने आपको कभी एक पिछले वीडियो में या किसी एक वीडियो में आपको इस बात की जानकारी दी थी कि भारत के इतिहास का इस तरह का सेग्रीगेशन करना, प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में एक प्रकार से एक जीवित मानव के शरीर का तीन टुकड़ा करना होगा। हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि वास्तव में ये तारीख है, ये समय है जब प्राचीन भारत समाप्त हो जाता है और मध्यकालीन भारत प्रारंभ होता है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो है कि मध्यकालीन भारत है इस तारीख को या इस वर्ष जो है समाप्त होता है और आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। वास्तव में प्राचीन और मध्यकाल के बीच का एक संक्रमण काल होता है, जब प्राचीन काल की जो विशेषताएं हैं धीरे धीरे वो अपने अवसान की ओर अग्रसर होता है और मध्यकालीन विशेषताएं धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। तो कोई एक पार्टिकुलर वर्ष के संदर्भ में इस बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती है कि यहाँ से प्राचीन भारत खत्म होता है और यहाँ मध्यकालीन भारत प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह से आधुनिक भारत के संदर्भ में भी कहा जा सकता है। तो हम सब फिलहाल जो भी कह सकते हैं कि भारत के इतिहास का इस तरह का जो सेग्रीगेशन है और सेग्रीगेट करके जो है हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, उसी तरह से हम सब धीरे धीरे अपनी कक्षाएं जो है प्रारंभ करेंगे। उसमें प्राचीन भारत के इतिहास को हम सब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। उसके अंतर्गत हम सब जो भी विषय होगा, आज कल का जो ट्रेंड है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज में आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि 2011 से जब एग्ज़ाम्स के पैटर्न में जब परिवर्तन हुआ, तो उस पैटर्न में परिवर्तन के बाद सिविल सर्विसेज जो है उसमें क्या है कि तथ्यात्मक जो प्रश्न हैं वो प्रश्न अपेक्षाकृत जो है वो कम आने लगे हैं, जबकि कॉन्सेप्चुअल जो सवाल है, जो अवधारणात्मक जो सवाल होते हैं, उन सवालों की जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो ऐसी स्थिति में हम सबको बदलते हुए जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से हमें क्या करना है, अपना प्रिपरेशन समझना है, अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है। और इसके अंतर्गत हम सब विषय के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को पुश करने के लिए जिस तथ्य के जिन तथ्यों की आवश्यकता है उन तथ्यों को विशेष तौर पर हम सब समझने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे फिर क्या है कि पूरे प्राचीन भारत के इतिहास के सिलेबस को कवर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग हो गया, 6th सेंचुरी BC हो गया। इसके बाद फिर हम मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर काल समझेंगे। हम सब संगम काल को भी समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत के उत्तर और दक्षिण भारत का जो इतिहास है उस इतिहास को हम सांगोपांग विश्लेषण करेंगे, उसका आद्योपांत विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। और इसी के अंतर्गत जो है जब हम सब मॉडर्न इंडिया में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो सवाल है उन सवालों को अगर आप देखें तो उसके परसेंटेजेस बढ़ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या करना है कि हमें जब हम मॉडर्न इंडिया में और विशेषकर जब नेशनल मूवमेंट में जब हम प्रवेश करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी कह सकते हैं कि जो तथ्य और कॉन्सेप्ट है उसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर हमारा दायरा जो है कहीं कुछ ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा, ज़्यादा हम वक्त जो है नेशनल मूवमेंट में व्यतीत करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि नेशनल मूवमेंट जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इतिहास जो है वो मतलब किसी न किसी रूप में संपूर्ण जो इतिहास है उसका संबंध हमारे जीवन से होता है। लेकिन जो आधुनिक भारत का इतिहास और विशेषकर जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है, वो राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास ऐसा लगता है मानो जैसे वो अभी अभी व्यतीत हुआ है, अभी अभी गांधी जी की जो है वो क्या है कि हत्या हुई है, या फिर जैसे अभी अभी सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज के जो है कह सकते हैं आंदोलन को जो है समाप्त किया है, या फिर जो है हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की बात करें, या फिर जवाहरलाल नेहरू की बात करें,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, सरदार पटेल की बात करें, तो ये सब कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में हमेशा जो है किसी न किसी रूप में इनका प्रसंग जो है उभर कर सामने में आता रहता है। इसीलिए क्या होता है कि जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है उसका सीधा संपर्क, सीधा जो है संबंध हमारे जीवन से जुड़ा होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे अभी अभी के बीते हुए अतीत का वो इतिहास जो है हमारे मानस पटल पर, हमारे सम्मुख जो है उभर कर सामने में आ रहा है। इसी तरह से हम सब जो है जब भारत का संविधान पढ़ते हैं तो संविधान का भी संबंध अगर देखा जाए तो वो क्या है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यानी कि संविधान को अगर हम बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, उनके मंतव्यों को समझना चाहते हैं, उसकी प्रस्तावना को, उसकी उद्देशिका को हम समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन काल के दौरान हम भारतीयों ने जिन दुश्वारियों का सामना किया था, जिस तरह से हमारे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था, हमारे मूलाधिकार का उल्लंघन हुआ था, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, उन आवश्यक आवश्यकताओं को जिस तरह से कुचला गया, उसको देखते हुए क्या होता है कि उसमें शामिल जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो महापुरुष थे, जब भारत आज़ाद हुआ तो उन सारी जो कमियों को हम सब ने झेला था, उन सभी आवश्यकताओं की जिसकी कह सकते हैं कि हम सब ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत ही शिद्दत से महसूस किया था। जब भारत के संविधान के लेखन की बारी आई, इन सभी के कंधों पर जब ये जिम्मेदारी डाली गई तो इन सब ने उन समस्त दुश्वारियों से मुक्त भारत के संविधान की रचना की। और इस तरह से क्या होता है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हमें भारत का संविधान की भी एक समझ, उसकी जो पृष्ठभूमि होती है उसकी समझ जो है अपने आप विकसित होती चली जाती है। इसलिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन को जब हम विस्तार से समझते हैं तो एक प्रकार से हम सब भारत के संविधान की पृष्ठभूमि को भी किसी न किसी रूप में समझ रहे होते हैं। और इसीलिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से जब हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो उसमें आप देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है, आप भारत की ये पहली नगरीय सभ्यता थी। और पहली नगरीय सभ्यता में जो है कह सकते हैं कि जो उस काल के लोगों ने जिस तरह से अपने शहरों को बसाया, जितने प्लान्ड वे में बसाया, हमें लगता है कि 5000 साल पुरानी ऐसी जो सभ्यता थी और उस काल के जो संसाधन थे, उस काल की जो तकनीक थी, जिस स्तर की थी, उस हिसाब से देखा जाए तो अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपने शहरों को एक कह सकते हैं कि आधुनिक शब्दों में, अगर आधुनिक शब्दावली में इसका जो है जिक्र करें तो ये एक स्मार्ट योजना, स्मार्ट शहर की योजना को जो है वो फलीभूत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता वो भी अपने आप में जो है कह सकते हैं कि उसका स्टडी करके हम बहुत हद तक जो है कह सकते हैं कि हम अपने डिस्टेंट पास्ट को समझ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और पतन जो है वो हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है। लेकिन क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने परवर्ती युगीन सभ्यता और संस्कृति को बहुत कुछ दिया। तो अगर हम वर्तमान भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अगर समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक युग में जाना पड़ेगा। और इसके बाद 6th सेंचुरी BC का समय आता है। जब हम 6th सेंचुरी BC में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं महात्मा बुद्ध का जो कह सकते हैं कि उनका जो अपना योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन किसी न किसी रूप में वर्तमान भारत की बहुत सारी जो बातें हैं, विदेश नीति है, भारत की जो है कह सकते हैं कि आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई जो कह सकते हैं कि जो भी विशेषताएं हैं उस पर उसका एक इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध का, बौद्ध धर्म का कह सकते हैं कि या महात्मा बुद्ध का पूरे दुनिया को दिया गया सबसे बड़ा योगदान उनका मिडिल पाथ है, उनका मध्यम मार्ग है। और मध्यम मार्ग का अवलंब लेकर जो है हम किसी न किसी रूप में अपने दैनंदिन जो बहुत सारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का बहुत ही शानदार समाधान कर सकते हैं। तो मध्यम मार्ग जो है, तो अगर हम इस तरह से कह सकते हैं कि इतिहास को हम खंगालें तो हमें दैनंदिन आवश्यकता या फिलॉसफी ऑफ जो लाइफ है उस लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रसंग उभर कर
सामने में आते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे दशा और दिशा को निर्धारित करते हैं, हमारी जो कह सकते हैं कि एक बेहतर भविष्य की निर्मिति में अपना एक बेहतर योगदान कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मौर्य काल पढ़ते हैं। मौर्य काल का इतिहास अपने आप में बहुत ही बेहतरीन इतिहास है, और उस इतिहास को जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जो है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ें तो अशोक का अभिलेख हो गया, इसी प्रकार मेगास्थनीज कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है, मगध का जो कह सकते हैं कि जो शासन है, मगध का जो इतिहास है, वो इतिहास उभर कर सामने में आने लगता है। और वो दैनंदिन कह सकते हैं कि आवश्यक जो आवश्यकताएं हैं और जो कह सकते हैं कि हमारे शासन प्रशासन से जुड़ी हुई जो बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं, जिसकी बानगी आज किसी न किसी रूप में हमारे दैनंदिन जीवन में देखने को मिलता है, उसकी भी अगर पृष्ठभूमि को हम खोजने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं वो मौर्य काल तक जो है उभर कर सामने में आता है। और इसी तरह से पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड को भी अगर हम देखें तो इस काल में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कनिष्क ने जो है शक संवत की स्थापना की थी, और वो शक संवत आज भारत का राष्ट्रीय संवत बनकर जो है सामने में आता है। इसी तरह से जो है देखिएगा रेशम मार्ग की बात आती है। रेशम मार्ग का भी कह सकते हैं कि ठीक है, इतिहास से जुड़ी हुई बातें, लेकिन इसी रेशम मार्ग को फिर से जो है चाइना जो है उसको क्या है कि उभारना चाहता है। ठीक है, ये बात सही है कि उसकी स्वरूप प्राचीन जो रेशम मार्ग है उस सिल्क रूट के स्वरूप की भांति नहीं होगा, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि उसमें कुछ नवीन विशेषताओं का समावेश है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह जो है एक प्रकार से जो प्राचीन जो सिल्क रूट था, उस सिल्क रूट को ही जो है एक बार फिर से उभारने की कोशिश होती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी बातें इस काल की जो कला और संस्कृति है, इसमें जो गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, अमरावती कला शैली है, ठीक है, तो ये अपने आप में भारत की जो मूर्ति कला शैली है, उस मूर्ति कला शैली को जो है प्रभावित किया। इसी काल से जो है महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बननी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जहाँ तक कह सकते हैं कि भारत में मूर्ति पूजा के पहली बार स्पष्ट प्रमाण का सवाल है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर आप देखिए तो इसके बाद फिर क्या होता है कि स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा के प्रमाण हैं, वो प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इसी तरह से हम लोग गुप्त काल जाते हैं। गुप्त काल में बहुत सारी बातें होती है, भारत के संस्कृति को प्रभावित करने में इसकी अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, विशेषकर साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुप्त काल में बहुत सारे प्रोग्रेस हुए, रिमार्केबल प्रोग्रेस हुए। और उस रिमार्केबल प्रोग्रेस को रेखांकित करने के लिए अगर हम कह सकते हैं कि कोशिश करें तो निश्चित रूप से हमें गुप्त काल जाना पड़ेगा। आर्यभट्ट के बारे में और कह सकते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में, वराहमिहिर के बारे में, ठीक है, चरक तो खैर पोस्ट मॉडर्न पीरियड है। इसी तरह से गुप्त काल की बात करें तो सुश्रुत है। सुश्रुत जो है वो भारत के कह सकते हैं कि एक शल्य चिकित्सक थे, एक सर्जन डॉक्टर थे, और एक प्रकार से समझ जाइए कि उस समय अपने सीमित संसाधनों के आधार पर वो जो है उस समय प्लास्टिक सर्जरी जैसा कॉन्सेप्ट भी उस चरक संहिता में जो है वो जुड़ा हुआ है, या फिर सुश्रुत संहिता में जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं कि भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति की बहुत सारी प्राचीन जो परंपरा है उन परंपराओं को हम समझ सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है जिसके बारे में मतलब अक्सर जो है वो चर्चा होती रहती है, और नालंदा विश्वविद्यालय आप समझ जाइए कि बहुत ही रिच, बहुत ही समृद्ध वहाँ की अपनी एक पुस्तकालय थी, जिससे कि बाद में मुस्लिम जब इन्वेजन हुआ, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हुआ तो उसको तहस नहस कर दिया गया। फिर भी कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत के लिए एक गौरवशाली अतीत का जो है एहसास कराता है, और अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हो जाता है। इसी तरह से पोस्ट गुप्ता पीरियड में जब हम प्रवेश करते हैं तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में आप जब जाते हो तो मंदिर निर्माण कला शैली की 3 कला शैलियाँ उभर कर सामने में आती है, नागर शैली, द्रविड़ और बेसर कला शैली। यानी कि आप समझ जाइए कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो है अगर हम चलकर जब हम गुप्त काल तक पहुंचते हैं तो गुप्त काल के पहले मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता या किसी और काल में नहीं मिल पाते हैं। लेकिन गुप्त काल में भारत के इतिहास में सर्वप्रथम मंदिरों का निर्माण हुआ, और मंदिर निर्माण की कला शैली जो है अपने चरमोत्कर्ष पर
पोस्ट गुप्ता पीरियड में जाकर पहुंचता है। और पोस्ट गुप्ता पीरियड में नागर द्रविड़ बेसर कला शैली का जन्म होता है और बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण होता है और ऐसे ऐसे मंदिर बने जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया है। इसी तरह से मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसी तरह से आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये सब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चल रहा है और ये पब्लिक डोमेन में है और ये एक प्रकार से मैं अपने आगामी जो है लाइव जो क्लासेस होंगे, जो पेड क्लासेस होंगे, उन सारे पेड क्लासेस की ये सब जो है एक बैकग्राउंड जो है वो तैयार हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस ब्रीफ वीडियोज़ में एक कम समय वाले वीडियो से आपने जो है हमारी पृष्ठभूमि को, हमारे आगामी योजनाओं के बारे में समझ गए होंगे और साथ में विषय की जो प्रकृति है उस प्रकृति को आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। तो फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।